हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैनॉट साइकिल एंड कैनॉट इंजन। इसको हम आज पढ़ेंगे। और ये कैनॉट इंजन या कैनॉट साइकिल, सादी कार्नोट एक फ्रेंच इंजीनियर था जिसने इसको डेवलप किया। उसने एक थ्योरेटिकल इंजन, रिवर्सिबल इंजन प्रपोज किया, क्योंकि हमने एफिशिएंसी देखी थी कि ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1। इसकी एफिशिएंसी को निकालने के लिए उसने एक साइकिल प्रपोज की थी, एक रिवर्सिबल इंजन बनाया था। इसको हम थ्योरेटिकल इंजन है, एक रिवर्सिबल, एक कैनॉट साइकिल प्रोवाइड। एक कैनॉट साइकिल इज अ रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल साइकिल है। और इसके अंदर जो हीट इंजन जो काम में जो ऑपरेट करता है उसको हम कैरनॉट इंजन कहते हैं। तो एक कैरनॉट इंजन इज जो कैरनॉट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल है जिसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट इंजन बनाने से पहले या कैरनॉट इंजन को करने के लिए हमने कुछ एजम्पशंस लिए थे कि क्योंकि आइडियल कंडीशंस है इसलिए हमने कुछ आइडियल कंडीशन लिया कि पिस्टन, हम जो मानते हैं कि इसके अंदर जो पिस्टन जो कार्य करता है वो कोई भी फ्रिक्शन नहीं करता, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। द सिलेंडर, इसका जो सिलेंडर का जो टॉप है वो परफेक्टली इंसुलेटिंग है, परफेक्टली कंडक्टर है। अगर वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो वो हीट आराम से लेता है, और अगर इंसुलेटर से के साथ अटैच, सिंक के साथ अटैच्ड है तो वो इनसे, और अगर आइसोलेटेड स्टैंड के साथ है तो हीट प्रोड्यूस नहीं है। हीट ट्रांसफ़र, जो हीट अपने पास हीट का उसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी है, और हीट ट्रांसफ़र अगर वो हीट लेता है या हीट देता है तो सोर्स और सिंक के ताप पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन जो इसके अंदर होंगे आर टोटली रिवर्सिबल, और वर्किंग सब्सटेंस इज अ परफेक्ट गैस। जो कार्यकारी पदार्थ हम काम में ले रहे हैं वो बिल्कुल एक परफेक्ट गैस। तो इसलिए हमने कह सकते हैं कि हीट के साथ एक सोर्स ऑफ, जो इंजन्स के साथ एक सोर्स ऑफ हीट, वर्किंग सब्सटेंस और एक सूटेबल मशीनरी। तो हमारे पास इसके अंदर चीज़ हो गई कि एक सिलेंडर है जो परफेक्टली कंडक्टिंग है, एक हॉट बॉडी जो टेम्परेचर T1 पे है, और एक कोल्ड बॉडी जो टेम्परेचर T2 पे है। और ये सोर्स और सिंक आर वेरी हॉट, वेरी लार्ज रिजर्वायर हैं जिनकी हीट कैपेसिटी अनंत है। इसका मतलब है कि इसमें अगर हम हीट लेते हैं या इसको हीट देते हैं तो उसके ताप पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कैरनॉट साइकिल में 4 प्रोसेसेस हम कहते हैं। 2 तो एक्सपेंशन के हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, और दूसरा कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है और एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। ये कैरनॉट साइकिल ये बनाई हुई है, इसमें ABCD 4 पॉइंट्स हैं। ए इज एट प्रेशर P1, V1 और T1। इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, V के प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और T1। तो इस तरह C भी P3, V3 और T2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा D, क्योंकि ए वाले आइसोथर्मल प्रोसेस, ये T1 का टेम्परेचर सोर्स का है और T2 टेम्परेचर। अब इसके अंदर जैसे हम ग्राफ में देख रहे हैं 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। पहला प्रोसेस जो A से B तक का है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। हमने सिलेंडर को सोर्स के साथ जो टेम्परेचर T1 पे है कनेक्ट किया। प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है, और सिलेंडर वो जो पिस्टन है
और फ्रिक्शनलेस से वो एक्सपैंड होता है और वर्क करता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और इसमें क्योंकि आइसोथर्मल में डी यू ज़ीरो होता है तो इसका इक्वेशन डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी हो जाएगा। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वर्क आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू आर टी वन लॉग वी टू अपॉन वी वन। और इतनी की इतनी हीट ली गई थी तो मैं इसको कह सकता हूँ कि क्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन इज इक्वल टू, अगर मैं मोलर ऑफ गैस में लिखूँ तो एन आर टी वन एल एन वी टू अपॉन वी वन, जहाँ वी वन और वी टू वॉल्यूम्स हैं ए और बी। नेक्स्ट स्टेप है बी टू सी, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस। अब हम इस सिलेंडर को उठा के एक परफेक्टली इंसुलेटेड स्टैंड पे रख देते हैं। अब उस स्टैंड परफेक्टली इंसुलेटेड है तो ना तो हीट जा सकती है ना हीट आ सकती है, और फिर भी इट इज़ अलाउड टू डू वर्क। अब जो वर्क कार्य होगा उसकी आंतरिक ऊर्जा के कारण होगा और उसका टेम्परेचर इतना, हम उतना कार्य कराएंगे कि इसका टेम्परेचर T1 से गिरकर T2 तक हो जाए, इतना हम कार्य कराएंगे। और इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो ये वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। फॉर एडियाबैटिक चेंजेस हम जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर इससे मैं डी यू लगा सकता हूँ और इसको कैलकुलेट करूँ तो अल्टीमेटली वर्क डन डब्ल्यू टू इज बिकम्स एन आर टी वन माइनस टी टू। अगर माइनस साइन हटाऊँ तो ऐसा जाएगा और माइनस साइन रखूँ तो ये हो जाए। इसी तरह स्टेप सी एंड थ्री। अब टेम्परेचर 2 तक पहुंचने के बाद गैस का टेम्परेचर तक कम हो जाता है कि अब और कार्य आगे नहीं कर सकती, तो इसलिए हमें उसको वापस उसकी ए पोजीशन पे पहुंचाना होता है। तो मैं इसका कंप्रेशन करूँगा। तो कंप्रेशन किया तो अब मैं इसको सिंक के साथ करूँगा। जो भी अब इसको कंप्रेशन करूँगा, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो, तो अब इसको मैं कंप्रेशन करता हूँ। तो इसको हम अब ये T2 के आइसोथर्मल कंप्रेशन है फ्रॉम C to D। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन का मैं वैल्यू लिख सकता हूँ W3 इज इक्वल टू माइनस आर टी टू एल एन वी सी अपॉन वी टी, या अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ तो इट बिकम्स W3 इज इक्वल टू एन आर टी टू लॉग V4 अपॉन V3। ये जितना कार्य हमने किया वो सारा का सारा हीट के रूप में सिंक को दे दिया जाता है। अब इसके बाद जब टेम्परेचर सिंक के बाद आता है फिर मैं इसको वापस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखता हूँ। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने के बाद इसको फर्दर कंप्रेस करता हूँ और इतना कंप्रेस करता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ताप भी बढ़ेगा। तो इसको इतना कंप्रेस करता हूँ कि इसका ताप वापस T1 तक हो जाए। तो इस दौरान जो कार्य कैलकुलेट कर सकता हूँ एडियाबैटिक साइकिल का कार्य है, तो ये हो जाएगा W4 इज इक्वल टू एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। अगर आप इस तो ये वापस कार्य हो जाएगा। तो अब इस पूरी साइकिल में जो कुल कार्य होगा, वो जो जितने भी दोनों वर्क डन है उनको मैं जोड़ लूँ W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, और हम जो ऊपर के जो इक्वेशंस हैं उन पे ये वैल्यू डालें W1 प्लस, तो हमारे पास ये कार्य हो जाएगा। अब ये हमें पता है कि W2 एडियाबैटिक है, W4 है, तो ये दोनों हट जाएंगे, वापस W1 और W3 रह जाता है। तो ये घटाएंगे तो अल्टीमेटली द टोटल वर्क डन विल बी एन आर T1 लॉग V2 अपॉन V1 प्लस एन आर T2 लॉग
V4 अपॉन V3। ये उस पूरी साइकिल का वर्क डन हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं Q1 और Q2 मैंने निकाल ही रखा, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 को निकालना है तो ये आ जाएगा T1 अपॉन T2 लॉग V2 अपॉन V1 अपॉन लॉग V4 अपॉन V3। ये इक्वेशन आप इसको देख सकते हैं कि ये इक्वेशन आ जाएगा। मगर इसमें आगे उसको हम देखें, इस ग्राफ को, इसकी साइकिल को देखें, इसमें तो बी और सी ये सेम एडियाबैटिक पे हैं, ए और डी सेम एडियाबैटिक पे है, तो इससे हम आगे की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बी और सी सेम एडियाबैटिक पे ना करते हैं तो इन पे एडियाबैटिक इक्वेशन लागू होगा। एडियाबैटिक इक्वेशन की जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो इक्वेशन है वो लागू होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि V2 T1 पे था, V3 T2 पे था, तो ये हो जाएगा T1 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1। इसी तरह मैं ये कहता हूँ, हम देखते हैं कि ए और डी उसी तरह सेम एडियाबैटिक पे आते हैं और ये हो जाएगा T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V4 गामा माइनस 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4। अब इस इक्वेशन को अगर मैं Q1 वाली इक्वेशन में पुट करूँ तो ये आ जाता है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 लॉग, और ये V3 अपॉन दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, विच इम्प्लाइज कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। या हम कह सकते हैं कि Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 या Q2 अपॉन, ये इक्वेशन हमारे पास आइडियल गैस की कि Q जो आइडियल द रेशियो Q2 अपॉन Q1 डिपेंड्स रेशियो Q2 अपॉन Q1 सिर्फ टेम्परेचर ताप पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। टेम्परेचर, तो इससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ अ कैरनोट इंजन। द एफिशिएंसी ऑफ द कैरनोट इंजन ईटा इज इक्वल टू W नेट अपॉन Q1, और मैंने ये अपन ने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट किया था Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो दिस इज़ 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। मगर for an ideal reversible Carnot engine, Q2 upon Q1 is actually T2 upon T1, तो हमारे पास ईटा आ जाएगा 1 माइनस T1 अपॉन T2 अपॉन T1, जो एफिशिएंसी ऑफ द Carnot engine। इस एफिशिएंसी से हम कह सकते हैं, इस एफिशिएंसी को देख कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ अ Carnot इंजन जो आइडियल इंजन है उसकी 100% नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो वो T2 तो सिंक हो दिया। एफिशिएंसी 100 होने के लिए, एफिशिएंसी 100 होने के लिए T2 शुड बी 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पास कि इट इज़ रिवर्सिबल एट ईच स्टेज, नो engine it can be more efficient than the Carnot engine, the nature of the work is, इसके अंदर हम कोई भी कार्यकारी पदार्थ यूज़ करें कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस Carnot engine को उल्टा चलाया जाए तो वो एक रेफ्रिजरेटर कहलाता है, और इस रेफ्रिजरेटर का तो ऑब्जर्व हीट Q और फिर वो उसके अंदर कुछ काम W किया जाता है, और हाई टेम्परेचर Q1 पर जो अगर वो ऊष्मा देता है तो वह कुछ करके अपन उसको हायर टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी Q2 अपॉन
और इसको हम एक से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर, और उसके बाद इसके साथ ही हम इसकी एक अगले लेक्चर में इसकी कार्नोट थ्योरम पढ़ेंगे, जो रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन पर आधारित है, वो अगले टर्न पे। थैंक यू।